सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने पूरे देश की नाक में दम कर रखा हो और जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा हो। चलिए सीधा शुरू करते हैं आज के इस खास विश्लेषण को। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन कोकून की। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी मास्टर क्लास रणनीति है जिसने दक्षिण भारत के जंगलों के सबसे बड़े खौफ को हमेशा के लिए शांत कर दिया। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सीधे चलते हैं 18 अक्टूबर 2004 की उस काली और शांत रात में। इतिहास में दर्ज एक ऐसा दिन जिसे भूलना नामुमकिन है। धर्मपुरी के बेहद घने जंगल, जहां चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। अचानक पेड़ों के भारी साई के बीच एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम एम्बुलेंस नहीं थी, ये एक छलावा थी। अंदर बैठा वो शख्स कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक स्पेशल टीम उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है। एक मेगाफोन पर आत्मसमर्पण की चेतावनी गूंजती है, लेकिन अंदर से जवाब में सीधा गोलियां चलने लगती हैं। और फिर शुरू होती है गोलियों की एक भयानक बारिश। 45। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 45 मिनटों का खौफ है जब गोलियों की गूंज ने पूरे जंगल को दहला कर रख दिया था। इन 45 मिनटों के अंदर उस खौफनाक राज का हमेशा के लिए अंत हो गया जो पिछले 3 दशकों से कायम था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो शख्स था कौन। उसका नाम था कूज मुनिस्वामी वीरप्पन, भारत का सबसे कुख्यात डाकू। एक ऐसा इंसान जो सत्यमंगलम के जंगलों में एक भूत की तरह राज करता था और जिसे पकड़ने में हजारों पुलिस अधिकारी नाकाम रहे थे। वीरप्पन ने उन जंगलों को अपने लिए एक ऐसा अभेद्य किला बना लिया था जहां कानून की पहुंच एकदम असंभव सी लगती थी। तो चलिए अब जरा शुरुआत से देखते हैं। भाग 1, एक तस्कर का उदय, यानी एक आपराधिक मास्टरमाइंड की उत्पत्ति। देखिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ था। इसका पूरा सफर 3 दशकों में फैला हुआ है। चरण 1, शुरुआत हुई हाथी दांत के छोटे मोटे शिकार से। लेकिन बात यही नहीं रुकी। चरण 10 आते आते उसने एक खूंखार गिरोह बना लिया। और फिर चरण 20 तक तो हालात इतने बिगड़ गए कि राजनेताओं और फिल्मी सितारों जैसे हाई प्रोफाइल लोगों का अपहरण होने लगा। सरकारें हिल गईं। और इसीलिए चरण 30 में जाके एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन करना ही पड़ा। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल मास्टरमाइंड सीधे बड़े काम नहीं करता, वो हमेशा छोटे स्तर से शुरुआत करता है। अगर हम निष्पक्ष रूप से तुलना करें तो जैसे अतीक अहमद ने अपनी शुरुआत में 10वीं में फेल होने के बाद पुरानी इलाहाबाद की सड़कों पर मालगाड़ियों से कोयला चुराना शुरू किया था, ठीक वैसे ही वीरप्पन ने भी शुरुआत केवल हाथी दांत और चंदन की तस्करी से की थी। और ये बात इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट करती है कि कैसे अपराध का ग्राफ अचानक भयानक रूप ले लेता है। जब पुलिस अधिकारियों ने वीरप्पन को रोकने की कोशिश की, तो भागने के बजाय उसने अधिकारियों पर घात लगाकर हमला करना और एक क्रूर गिरोह बनाना शुरू कर दिया। ये कुछ वैसा ही था जैसे दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में अपना राज कायम करने के लिए करीम लाला से अलग होकर अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म किया और अपनी एक निजी सेना बना ली। दोनों ही मामलों में ताकत हासिल करने के लिए बेइंतहा क्रूरता का इस्तेमाल किया गया। अब आते हैं कहानी के अगले और बहुत ही गंभीर हिस्से पर। भाग 2, जंगल का दुस्वप्न, यानी हमारे सिस्टम के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती। जाहिर है अथॉरिटीज भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाली थीं। जैसे यूपी सरकार ने अतीक अहमद के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया था, बिल्कुल उसी तर्ज पर वीरप्पन का शिकार करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बनाई गई। और इनका नियम बिल्कुल साफ था, 0 टॉलरेंस पॉलिसी, कोई रहम नहीं। लेकिन जरा सोचिए, उन बहादुर एसटीएफ अधिकारियों के लिए वो वक्त कैसा रहा होगा। वो जंगल सच में एक दुस्वप्न था। वीरप्पन को पकड़ना कोई आम चुनौती नहीं थी। महीनों तक उन विश्वासघाती जंगलों में रहना, जानलेवा बीमारियों का खतरा, खूंखार जंगली जानवर और सबसे खतरनाक, वीरप्पन की बिछाई हुई छिपी हुई बारूदी सुरंगें। वो हर दिन मौत के साए में जी रहे थे। तो अब बारी आती है मास्टर स्ट्रोक की। भाग 3, ऑपरेशन कोकून का क्रियान्वयन, एक बेहद शानदार और सामरिक समाधान। यहीं पे एंट्री होती है तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार की। एसटीएफ की कमान संभालते ही उन्होंने रणनीति को पूरी तरह से पलट दिया। उनका मानना था कि जंगल में किसी भूत का पीछा करना असंभव था, इसलिए उन्हें एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलना होगा और उस भूत को खुले में बाहर लाना होगा। उन्हें यह समझ आ गया था कि जंगल में वीरप्पन का पीछा करना वक्त की बर्बादी है, इसलिए एक जाल बिछाना बहुत जरूरी हो गया था। अब
इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इस पूरे ऑपरेशन कुकून को 3 बहुत ही सटीक कदमों में बांटा गया था। कदम 1, खुफिया जानकारी जुटाना। पता चला कि वीरप्पन बीमार है और उसे अपनी आंखों के इलाज की सख्त जरूरत है। कदम 2, बहुत ही चालाकी से उसके आपराधिक नेटवर्क के अंदर घुसपैठ करना। और कदम 3, जो सबसे क्रूशल था, एसटीएफ के एक अंडरकवर ऑफिसर को एम्बुलेंस ड्राइवर बनाकर भेजना, जिसका काम वीरप्पन को सुरक्षित अस्पताल ले जाने का भरोसा दिलाना था। क्या गजब का प्लान था ये। और यही मास्टर प्लान हमें वापस धर्मपुरी की उसी अंधेरी रात में ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। वीरप्पन को लगा कि वो सुरक्षित है। वो अपने जंगल के अभेद्य किले से बाहर निकला और उस एम्बुलेंस में बैठ गया। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अस्पताल नहीं बल्कि सीधे अपनी मौत की तरफ जा रहा है। इस अंतिम घात का एक एक मिनट रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुनिए कैसे हुआ। एम्बुलेंस एक पहले से तय की गई जगह पर रुकती है। अंडरकवर ड्राइवर पलक झपकते ही वहां से सुरक्षित भाग निकलता है। झाड़ियों में घात लगाए बैठी भारी हथियारों से लैस एसटीएफ फौरन एम्बुलेंस को घेर लेती है। वीरप्पन को सरेंडर करने का एक आखिरी मौका दिया जाता है, लेकिन जवाब में अंदर से गोलियां चलने लगती हैं। और फिर एसटीएफ की तरफ से जो जबरदस्त जवाबी कार्रवाई होती है वो किसी तूफान से कम नहीं थी। कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, ये हमारे सुरक्षा बलों के चरम बलिदान और उनकी उस रणनीतिक प्रतिभा की बहुत बड़ी जीत थी, जो हर दिन शांति बनाए रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। 30 सालों तक चले उस खौफ और आतंक के साम्राज्य का अंत हो चुका था। अंततः कानून के शासन की ही जीत हुई। इस पूरे विश्लेषण ने हमें बहुत करीब से दिखाया कि एक क्रिमिनल कैसे पनपता है और कैसे एक सही, अचूक रणनीति बड़े से बड़े खौफ को भी खत्म कर सकती है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल, इस शानदार चर्चा के बाद आपके हिसाब से अगला कौन सा भारतीय ट्रू क्राइम या सैन्य अभियान है जिसकी परतें हमें खोलनी चाहिए? जरा सोचिएगा इस बारे में।